तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका हिस्ट्री माइनर पेपर सेमेस्टर 3। ठीक है, तो एसकेएमयू दुमका हिस्ट्री माइनर पेपर मैक्सिमम लोगों ने रखा है, मतलब 100 में 60 या 70 लोग जो है ना हिस्ट्री को माइनर पेपर के रूप में रखा है। ठीक है, और बाकी 30-40 लोग जितना है वो अलग अलग रखा है। ठीक है, कोई हिंदी रखा है, कोई पॉलिटिकल साइंस, तो कोई ज्योग्राफी, तो कोई सोशियोलॉजी, कोई इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्सिमम लोग हिस्ट्री को चुने हैं। तो देखिए, मैं इसका क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ विथ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका नोट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है वीडियो, और ऐप पे नोट्स भी अपलोड है। ठीक है, ज्ञान सागर ऐप पे नोट्स अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे है, तो मैरी क्रिसमस ना। सेंटा क्लॉस आएगा, चलिए आएगा चाहे नहीं आएगा, खुश रहिए। और एक चीज़, आज 25 दिसंबर झारखंड में क्या बोलते हैं, खौरठा भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो खौरठा भाषा झारखंड की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, और हमू खौरठा बोला ही है, तो हिन में से कोई बोला ही है कि खौरठा, तो हम बोकारो से ही हूँ, जाने या तो हिन। एंड क्या बोलते हैं, खौरठा में अपना परंपरा हो, चाहे बंगाली लैंग्वेज हो, चाहे खौरठा हो, चाहे संथाली हो, चाहे कुरमाली हो, चाहे हो चाहे पंच परगनिया हो। ठीक है, चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, झारखंड का मुंडारी हो। ठीक है, अपने भाषा को हमेशा बोलिएगा। ठीक है, कभी ये मत सोचिएगा कि हम अपने भाषा बोलेंगे तो छोट हो जाएंगे, नहीं। आप अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो छोट नहीं होते, बल्कि आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग क्वेश्चन को करते हैं शुरू। ठीक है, तो ये जो पेपर है 3 साल वाला ग्रेजुएशन का पेपर है। उस टाइम का पहले सुन लीजिए बात, सिलेबस सेम है दोनों का, आपका माइनर पेपर हिस्ट्री। और उस टाइम पे, अरे यार कितना हल्ला करती है लड़की लोग। उस टाइम पे ये जो हिस्ट्री था माइनर पेपर, जेनरिक पेपर के नाम से जाना जाता था, जेनरिक इलेक्टिव के नाम से जाना जाता था उस टाइम हिस्ट्री को। ठीक है, जी पेपर के नाम से। और मतलब माइनर पेपर को उस टाइम पे हिस्ट्री कहा जाता था, सॉरी, जेनरिक पेपर कहा जाता था, जी पेपर जेनरिक इलेक्टिव। और जो ऑनर्स पेपर है ना अभी आपका मेजर पेपर, उसको उस टाइम पे कहा जाता था कोर पेपर। क्या कहा जाता था? कोर पेपर, CORE। तो नाम चेंज हो रहा है, समय के साथ सब कुछ चेंज होता है यार। ठीक है, भाषा भी चेंज होती है। चलिए, तो शुरू करते हैं। आपको हिस्ट्री सेमेस्टर 3 माइनर पेपर में पढ़ना क्या है? माइनर पेपर में पढ़ना है आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, उस टाइम पे जो है 10 ऑब्जेक्टिव आते थे और दो दो नंबर का आता था। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, 10 नंबर। ये 2023 का पेपर है। और उसके बाद 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते थे। इन सभी का भी हम आंसर करके दिखाएंगे आपको। 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते थे और 10-10 मार्क्स क्वेश्चन आते थे। तो 5 मार्क्स वाला और 10 मार्क्स वाला जो है उसके 15 मार्क्स के बराबर है। ठीक है, चलिए टोटल 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन का आंसर 40 पेज में किया गया है। हम लोग करते जाते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? एक वर्ड में आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जो कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। और दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चलता है 1206 से 1526। ठीक है, 1526। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ज्ञान सागर ऐप में मैं पूरा दे दूंगा PDF। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वह व्यक्ति है जिसमें कुतुब मीनार का भी निर्माण काम शुरू किया था, हालांकि बीच में मर जाता है, तो फिर पूरा करता है कुतुब मीनार को इल्तुतमिश, उसका जमाई। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी, क्या थी दिल्ली सल्तनत की राजभाषा? तो फारसी। उस टाइम पे फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। देखिए, भारत में ना बहुत सारा भाषा चेंज हुआ है। सबसे पहले संस्कृत, फिर जब सिंधु घाटी की सभ्यता आया तो फिर क्या भाषा आया था? ब्राह्मी लिपि चलता था और खरोष्टी। ठीक है, फिर फारसी भाषा आया, और फिर फारसी भाषा मतलब पाली भाषा, प्राकृत भाषा, और वर्तमान समय में हिंदी चल रहा है। आज से 100 साल बाद हमको लगता है इंग्लिश चलेगा। ठीक है, तो समय के साथ ना बदलता रहता है, भाषा हो या हर कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, और परिवर्तन को एक्सेप्ट करना सीखिए। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी?
रजिया सुल्तान। देखिए मैं हायरार्की बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी आता है, ठीक, गौरी। इसका दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि फिर राजा बन जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन का जो दास होता है इनका नाम होता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश होता है। अब इल्तुतमिश की जो बेटी होती है इनका नाम होता है रजिया सुल्ताना, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। सॉरी यार, ठंडा देने लगा रूम में, धूप में बैठने के बंद करता है ना। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 ईस्वी में उसने सिंहासन संभाला और वह दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। मतलब कि इससे पहले सब जितना भी राजा का पोस्ट था उसमें सब पुरुष बैठते थे, लेकिन रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी लड़की थी जो कि राजा का पद संभालती थी महिला होके। उसने पुरुषों की तरह शासन किया रजिया सुल्तान ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? तो मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई। इतिहासकारों के अनुसार उनका विश्वास पात्र सेनापति था, एकदम क्या बोलते हैं जिसको आदमी बोलता है ना राइट हैंड, तो राइट हैंड था मलिक काफूर। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, इसका कांड बताएंगे। तो इस अलाउद्दीन खिलजी का राइट हैंड कौन था? मलिक काफूर। लेकिन मलिक काफूर ही विश्वासघात कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी को मार देता है। ठीक, उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता है जिसने सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचा। ये जो मलिक काफूर है अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना ससुर था जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन, जलालुद्दीन नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? ससुर था। ठीक, ये अपने ससुर को हत्या करता है। मतलब देखा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी जो है ये इसका पहले भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के साथ इसका भतीजा जो है अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी के साथ शादी कर लेता है, तो बाद में ये ससुर बन जाता है। अब अपने ससुर को ही मार देता है और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे शासन करने लगता है। अब इसी को सेम उसके तरह ही मारा जाता है, मलिक काफूर उसको मार देता है। तो बोलते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल सेम वैसा ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर मुगल वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन चलता है। 1526 तक, 1526 में बाबर आ जाता है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और यहाँ से मुगल वंश शुरू होता है। और दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा होते हैं कौन? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को, और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और चंगेज खान का वंशज माना जाता है कौन? यही बाबर। भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया। नेक्स्ट है यहाँ पे द ओनली हिंदू, ये जो अकबर है हमारा, चलिए कहाँ पे थे, द ओनली हिंदू कॉर्टायर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन ए इलाही। तो देखिए एकमात्र हिंदू शासक था, सॉरी हिंदू मंत्री था, उनका नाम था बीरबल, जिन्होंने दीन ए इलाही को माना था। दीन ए इलाही क्या था? तो दीन ए इलाही जो है ना, सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया गया था। सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया गया था और इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। ठीक है, और दीन ए इलाही किसने चलाया था? अकबर ने। और इसको सबसे पहले किसने माना था? बीरबल ने। चलिए, दीन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, एक धार्मिक सिद्धांत था। इसने बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया। अकबर के दरबार में केवल बीरबल ही एक हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अकबर न बहुत चालू आदमी था। देखिए अकबर जिसके साथ जीतता था युद्ध में, ठीक है, जानता है कि इसको हरा देंगे तो उसके साथ युद्ध करेगा। जिसको मालूम था कि इसके साथ युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो उसके साथ क्या करता था मालूम है? वैवाहिक संबंध बना लेता था, विवाह कर लेता था। जैसे राजपूत, अकबर एक मुस्लिम है, देखिएगा ध्यान से सुनिए, अकबर एक मुस्लिम है लेकिन राजपूत जो सिंह राजपूत है, राजस्थान जाके यह राजस्थान के राजपूतों से
क्या करता है, तो वैवाहिक संबंध बनाता है। ठीक है, कि भाई चलो हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे तो फिर विवाह कर लो हमसे। तो अकबर की वाइफ हरकाबाई, नाम सुने होंगे, वो क्या थी, राजपूत थी, या जोधाबाई, ठीक है, राजपूत थी। तो अकबर जो है राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। ठीक है, जब युद्ध मतलब क्या होगा कि विवाह हो गया तो भाई ससुराल हो गया, तो फिर कौन हमला करेगा। ठीक है, चलो, तो ये था अकबर की राजपूत नीति। अकबर ने विवाह कर लेता था राजपूतों से। ठीक है, अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ पे थी, तो फतेहपुर सीकरी में थी। ठीक है, अकबर ने आगरा के बाद अकबर ने आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यह शहर शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाया गया था। हालांकि बाद में जल संकट के कारण इसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है और छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी, जितना भी फ्रांसीसी थे उस टाइम फ्रांसीसी यहाँ पे व्यापार करने आया करते थे। तो फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पे बसाते हैं, तो मसूलीपट्टनम में बसाते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी ने भारत में व्यापार की शुरुआत मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यही भारत में उनका पहला व्यापारिक केंद्र बना था। चलिए आगे देख लेते हैं, जजिया कर किस मुगल शासक ने समाप्त किया था। तो अकबर जो है जजिया कर को बंद कर दिया था। ये जजिया कर क्या है सागर भैया, थोड़ा सा बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, जैसे मैं मुस्लिम राजा हूँ, ठीक है, मुस्लिम राजा लोग क्या करता था कि भाई मेरे राज्य में जितना भी गैर मुस्लिम मानने वाला, जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं या सिख धर्म के लोग हैं, ठीक है, या क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, तो जितना भी गैर मुस्लिम धर्म के लोग हैं उससे हम टैक्स लेंगे। ठीक है, अगर टैक्स नहीं दीजिएगा तो फिर अपना धर्म बदल के इस्लाम कर लीजिए, या फिर टैक्स दीजिए, या फिर हमारे राज्य को छोड़ दीजिए। तो सिंपल सा आसान है कि भाई हम अपने धर्म को तो छोड़ नहीं सकते, तो टैक्स दे देंगे। ठीक है, तो यानी कि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था जजिया। ठीक है, जजिया कर, ये अकबर ने बंद कर दिया था कि भागो यार, जिसको जो धर्म मानना है मानो, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अकबर फ्री कर दिया कि भाई धर्म मानने में हम पैसा लेंगे। ठीक है, तो वो बंद कर दिया। और हिंद इस्लाम को फिर टैक्स नहीं लिया जाता था। अगर आप इस्लाम धर्म मानेंगे तो टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन दूसरा धर्म मानेंगे तो टैक्स लेंगे। उसी को जजिया कर कहा जाता था, जजिया टैक्स। ठीक है, जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमान से लिया जाता था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत जजिया को समाप्त किया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिल गया। ठीक है, और अकबर इसीलिए अच्छा शासक माना जाता है कि भाई उसने सभी धर्मों का रिस्पेक्ट किया। भारत में रहना है तो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है, बलबन के राजतत्व के सिद्धांत के मुख्य पहलू क्या थे, ये बताइए। ठीक, तो ये पूरा बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है यार। बलबन का राजतत्व का सिद्धांत पूर्णतः निरंकुश और दैवी अधिकार पर आधारित था। वह मानता था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, जिसे उसने जिल्ल ए इलाही कहा, और उसने दरबार में कड़ा अनुशासन लागू किया, जैसे कि सिजदा, पापोस प्रथा। बलबन ने विद्रोह को कठोर दंड दबाया और भय कानून व्यवस्था को शासन किया। देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा यार। ठीक है, मैं सब ऐप में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अभी ना कराऊंगा ना, तो मुझे लगता है 3 घंटा नहीं तो 2.5 घंटा पक्का लग जाएगा डिटेल में समझा समझा के। फिरोज शाह तुगलक के सुधार के बारे में बताइए। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है ना, बहुत अच्छा अच्छा काम किया। इसने सबसे अच्छा काम किया था कि इन्होंने जो है किसानों के लिए बहुत सारा सिंचाई नहर बनवाया था। ठीक है, उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अक्सर पूछा जाता है कि किस शासक ने सिंचाई के लिए नहर बनवाए थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने शिक्षा के लिए मदरसे बनवाए थे, अस्पताल बनवाए थे। ठीक है, अनाथ आश्रम बनाया था। और फिरोज ने कई करों को समाप्त किया था, किंतु जजिया कर को जो है ब्राह्मणों पर लागू किया। मतलब फिरोज साहब बोला कि हम जो है जजिया टैक्स तो लेंगे, लेकिन केवल ब्राह्मण समुदाय के ऊपर लेंगे। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म से उनका मतलब नहीं है कि तुम तेली है तो नहीं लेंगे। ठीक है, तुम क्या बोलते हैं, अगर आप बड़े हैं तो नहीं लेंगे। ठीक है, घासी हैं, डोम हैं, मतलब कोई भी हैं नहीं लेंगे, लेकिन ब्राह्मण को छोड़ के, ब्राह्मण को ये लेते थे टैक्स। तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा राजा था कि पूछा जाता है कि किस राजा ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। सबको छूट है लेकिन केवल ब्राह्मण को छूट नहीं मिलेगा, ब्राह्मण है तो टैक्स देना पड़ेगा। ये था फिरोज शाह तुगलक। उसने दासों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ऑल ओवर में देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक को एक अच्छा शासक माना जाता है। बस एक उनकी गलती ये निकलती है कि ब्राह्मणों पर उसने जजिया कर लगाया था।
चलिए, इतिहास जो भी है अपना है यार। एकता व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एकता प्रणाली क्या है? तो देखिए, एकता प्रणाली या एकता व्यवस्था एक प्रशासनिक सैन्य प्रणाली थी जिसमें अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। जैसे मैं समझा देता हूँ आम भाषा में, ये है मेरा खेत है, ठीक है, ये राजा के पास खेत का अधिकार है, राजा के पास बहुत सारा खेत है, ठीक। राजा क्या करता है कि इसके पास जितने भी सेना या फिर मंत्री संतरी या फिर अधिकारी लोग काम करता है, ठीक है, इन सब अधिकारियों को बोल दिया कि भाई हम पेमेंट नहीं देंगे, हम तुम लोग को वेतन नहीं देंगे, हम खेत दे देंगे, खेत। तो राजा जो था मंत्रियों को खेत दे देता था, चाहे सेना को चाहे अधिकारियों को खेत दे देता था, जितना भी लोग नौकरी करता था, ठीक है। खेत को क्या ये काम करते थे? नहीं, खेत में किसान लोग काम करते थे और किसान से ये टैक्स लेते थे कि भाई जितना तुम कमाएगा उसका टैक्स हमको दे दो। यही इसका जो है क्या होता था, तो यही इसका वेतन होता था, समझे। तो किसान से जो टैक्स मिलता था वो राजा नहीं लेता था, बल्कि जो उस खेत का मतलब, जैसे आप सेना है, हम आपको वो खेत दे दिए तो आप खेत का मालिक आप हो गए, ठीक है। फिर जब राजा के यहाँ नौकरी छोड़ता था तो उस खेत को फिर वापस राजा के पास चला जाता था, हैंड ओवर, समझे। तो अधिकारियों को वेतन के बदले उन्होंने भूमि का टुकड़ा दे दिया और फिर भूमि के टुकड़े को जो किसान जोतता था उस किसान से ये जो है टैक्स लेते थे, ठीक है। इक्तादार उस भूमि का स्वामी नहीं होता था। इक्तादार मतलब वह व्यक्ति जो अभी नौकरी कर रहा है, ठीक, और जिसको भूमि दिया गया है राजा के द्वारा, केवल राजस्व वसूल करता था। इस व्यवस्था का उद्देश्य सेना को संगठित रखना और प्रशासनिक सुदृढ़ता को बनाना था। तो एकता प्रणाली पूछा जाता है कि एकता प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ये सब एकता प्रणाली चलाया था, ठीक है। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ये एकता प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश, जिसकी बेटी रजिया सुल्तान थी, उसी ने एकता प्रणाली शुरू किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी एकता प्रणाली को समाप्त किया था और उसने फिर क्या बोलते थे, डायरेक्ट पैसा देना का बात किया था, ठीक है। और उसने अलाउद्दीन खिलजी जो है वह बाजार नियंत्रण किया था, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा यार, मैं भी बहुत दिन से नहीं पढ़ा हूँ। दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला पर चर्चा करें, ठीक है। आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या बनाया गया। तो दिल्ली सल्तनत फेमस इसीलिए उस ज़माने में बहुत कुछ बनाया गया। दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला में इस्लामी शैली का प्रभावी स्पष्ट था, जिसमें मस्जिद बनाई गई, जामा मस्जिद, मकबरा बनाया गया, किला बनाया गया, कुतुब मीनार बनाया गया, ठीक है। मोहराब, गुम्बद, मीनार, अलंकार इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं। कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा, इसके अलावा तुगलकाबाद किला, ठीक है, ये सब दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में बनाए गए थे। चलिए आगे देख लेते हैं, हुमायूं को एक कमज़ोर सम्राट क्यों कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत को एक कमज़ोर सम्राट क्यों कहा जाता है? देखिए, दिल्ली सल्तनत को एक सॉरी यार, हुमायूं को एक कमज़ोर सम्राट इसलिए कहा जाता था। पहले आप जानिए कि भाई ये जो मुग़ल साम्राज्य है इसमें कौन कौन सा राजा है। तो सबसे पहले आता है बाबर, ठीक। कौन आता है? बाबर। बाबर का बेटा होता है हुमायूं, ठीक, हुमायूं। हुमायूं का बेटा होता है अकबर। कौन होता है? अकबर द ग्रेट। अकबर। अकबर का बेटा होता है जहांगीर, जिसे सलीम कहा जाता है, ठीक। जहांगीर का बेटा होता है शाहजहां और शाहजहां का बेटा होता है फिर औरंगजेब, ठीक। तो इस तरह से चलता है। तो हुमायूं जो है, जो अकबर का बेटा था, यह बहुत कमज़ोर था। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे एक बिहारी जो है बहुत पावर में था। उस बिहारी का नाम था, क्या नाम था बिहारी का? बिहारी का नाम था, चौसा का युद्ध लड़ा था यार, ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था, नाम याद आया? तो उनका नाम था शेर खान, ठीक, सॉरी फरीद खान, शेर शाह। मुझे भी नाम थोड़ा याद आने में, शेर शाह। शेर शाह, मैं कहानी सुना देता हूँ, कहानी सुनिए। शेर शाह बिहार का व्यक्ति था। यह रहता था, कहाँ पे रहता था? तो बिहार में इनका मकबरा भी है, शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम बिहार में। तो ये सासाराम का रहने वाला था। बचपन से ही ये थोड़ा जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, बोल्ड पर्सनालिटी का था। बचपन में ये शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान, ठीक है। बचपन में शेरशाह जो है एक शेर को मार गिराया था। बचपन में अपने गांव में शेर आया था तो ये अपने गांव में एक शेर को मार दिए थे, ठीक है। और उस टाइम से इसका नाम शेरशाह पड़ा, यानी कि जो शेर को भी पराजित कर दे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये था फरीद खान, खान जी थे।
लेकिन बचपन में एक शेर को मार दिए थे, जिसके नाम कारण इसका नाम पड़ता है शेरशाह। ये कहाँ के थे? सासाराम बिहार के थे। तो बोला जाता है कि एक बिहारी सौ पे भारी। ठीक है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो शेरशाह सूरी बिहार का था। 1539 के समय में 1539 के समय में शेरशाह सूरी जो है हुमायूं के पास थोड़ा सा बहस होता है, बतरस होता है, और हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में लड़ाई होता है। ठीक है, 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई होता है, जिसको चौसा का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध में क्या होता है भाई कि शेरशाह सूरी, ठीक, ताकतवर इंसान था भाई, पावर भी था उसके पास। ठीक है, तो युद्ध में जीत जाता है। ठीक, हुमायूं हार जाता है। जब हुमायूं हार जाता है तो हुमायूं भारत छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कमज़ोर शासक कहा जाता है। दोबारा जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक, जब इसका खबर हुमायूं को पता चलता है, तब जाके फिर हुमायूं भारत आता है। ठीक है, मतलब जितना दिन तक शेरशाह सूरी जीवित रहा था उतना दिन तक बिहार में जीवित रहता था मतलब बिहार में रहता था। तो उतना दिन तक हुमायूं जो है भारत छोड़ के रहा। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तब दोबारा हुमायूं भारत आता है। इसलिए बोला जाता है कि हुमायूं जो है कमज़ोर शासक था, भाग जाता था। ठीक है, हुमायूं को कमज़ोर सम्राट इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने निर्णय क्षमता की कमी थी। मतलब एक दो आदमी होता है ना कि फैसला नहीं पर ले पाएगा, क्विक डिसीजन। ठीक है, अपने भाइयों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास किया और शेरशाह सूरी से हारकर उसे भारत छोड़ना पड़ा। प्रशासनिक अनुभव की कमी और अस्थिर नीति उसके पतन का मुख्य कारण बनती है। और यही होता है कि जब 12 साल का इसका बेटा होता है अकबर, उस टाइम पे है ये हुमायूं मर जाता है। हुमायूं दिन पनाह की सीढ़ी है, वहाँ से गिर के मर जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इतना सारा चीज़ जो मैंने बताया कहानी के फॉर्म में। ठीक है, अब आता है अकबर की राजपूत नीति। तो मैंने बताया होगा अभी कि अकबर जो है ना बहुत गजब का इंसान था। ठीक है, रंगीला इंसान था, रोमांटिक। क्या करता था ये कि भाई तुमसे हम युद्ध में हरा देंगे तो ठीक, ठीक, अगर तुमको हम युद्ध में हरा देंगे तो युद्ध करेंगे, अगर तुमको हम युद्ध में हरा नहीं पाएंगे ना तो क्या करेंगे, तुमसे विवाह कर लेंगे। ठीक है, तो अकबर राजपूतों के साथ जो है, राजपूत लोग राजस्थान में रहता है मैक्सिमम। ठीक है, तो राजपूत क्या करते थे कि अकबर मतलब राजपूतों से जीत नहीं पाया। उस समय राजपूत से जब जीत नहीं पाया तो राजपूत से ये विवाह कर लिया। ठीक है, जोधाबाई एक राजपूत थी। ठीक है, या हरकाबाई, क्या नाम है जी भूल गए हैं। तो जो भी थे वो जो है वो एक राजपूत थी। तो ये राजपूत से शादी किया था अकबर। तो क्यों? क्योंकि अगर हम राजपूत से शादी कर लेंगे तो विवाह सम्मत बन जाएगा, तो मेरा ससुराल बन जाएगा। अब ससुर अपने जवाई पे थोड़ी ना हमला करेगा जी ना। तो अकबर जो है विवाह संबंध बना लेता था। जब जानता था कि इससे हम युद्ध में नहीं जीत पाएंगे तो विवाह संबंध करा लो। ठीक है, तो अकबर की राजपूत नीति सहयोग और सहिष्णुता पर आधारित थी। उसने राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसने उच्च प्रशासनिक तथा सैन्य पद दिए। उसने धार्मिक स्वतंत्रता दी और राजपूतों को मुगल शासन का अभिन्न अंग बनाया। यानी कि मुगल सेनाओं में भी राजपूतों को भर्ती होने लगे। ठीक है, अच्छा अच्छा पोस्ट पे जाने लगे। चलिए, सब कोई मिलजुल के खुशी से रहेंगे, वही अच्छी बात है। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करें तो देखिए, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, हर कोई जानते हैं। तो महाराष्ट्र में पूरा फेमस है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो मुंबई है रेलवे स्टेशन, वहाँ का नाम है। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था संगठित और कुशल थी। ठीक है, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन करने का, शासन करने का, वो बहुत अच्छा था। यानी कि उसके राज्य में लगभग सभी व्यक्ति खुश थे। उन्होंने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की, जो 8 बड़े बड़े व्यक्ति इसको संभालते थे, 8 मंत्री थे, जिसमें 8 मंत्री होते थे। ठीक है, शिवाजी क्या क्या कि 8 गो लोगों को मंत्री बनाया। चलो भाई, तुमको बना दिए कृषि मंत्री, तुमको बना दिए स्वास्थ्य मंत्री, तुमको बना दिए जल विभाग का मंत्री, तुमको बना दिए शिक्षा विभाग का मंत्री। ठीक है, आपको बना दिए, क्या बनाए हैं आपको, आपको बना देते हैं दारू विभाग का मंत्री, आपको बना देते हैं सैन्य विभाग का मंत्री। ठीक है, क्या ही हुआ जी, 2 4 5, आपको बना दिए फिर कर विभाग का मंत्री यानी कि वित्त विभाग का मंत्री। ठीक है, आपको बना दिए विदेश विभाग का मंत्री, आपको बना दिए क्या, आपको बना दिए विभिन्न विभागों के मुख्यमंत्री। ठीक है,
तो ये इस तरह से 8 को मंत्री होता था और इसके ऊपर एक यहाँ पे लीडर होते थे जिसका नाम था पेशवा। पेशवा, ठीक है, मतलब सम्राट। तो ये अष्टप्रधान 8 को मंत्री की बैठक बनाए थे शिवाजी। शिवाजी ही सबसे पहले भारत में जल सेना का निर्माण किए और इन्होंने नाम देता है इंडियन नेवी। भारतीय नेवी के पितामह कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। मुझे नेवी में जाने का बहुत शौक था, 4 बार मैं एग्ज़ाम में बैठा लेकिन हाइट में हर बार छट गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, होता है ना, हाइट ही नहीं बढ़ा मेरा यार, मात्र 5 फुट 2 इंच है मेरा हाइट। तो प्रशासन नागरिक और सैन्य विभागों में विभाजित किया और किलों का विशेष महत्व था और राजस्व व्यवस्था भी सुव्यवस्थित थी। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कहानी ताकि आपको एग्जाम में लिखने का मौका मिल जाएगा। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो बोल दीजिएगा कि शिवाजी के समय ही, जिस समय शिवाजी महाराष्ट्र में शासन करता था, उस समय सेंट्रल लेवल पे कौन था? तो औरंगजेब, नाम सुने होंगे बेटा, जिंदा पीर कहा जाता था, अपने भाइयों को मार दिया था, इतना खूंखार व्यक्ति था औरंगजेब, ठीक है। तो शिवाजी उस टाइम पे जो है शासन करते थे महाराष्ट्र में। अब शिवाजी जो है गुरिल्ला वार में बहुत फेमस थे। गुरिल्ला वार माने छिप के वार करने वाला, जंगल में छिप के वार करता है ना, ठीक है, एक तरह से डाकू लोग। तो वो जो है शिवाजी बहुत फेमस थे गुरिल्ला वार के लिए, ठीक। औरंगजेब बोला कि भाई तुम मेरे साथ मिल जाओ, नहीं मिलोगे तो क्या करेंगे, नहीं मिलोगे तो बोलने कि ठीक है आप मिलिए। औरंगजेब अपने घर बुलाया शिवाजी को खाने के लिए बुलाया, मशवरा दिया कि भाई तुम मेरे साथ मिल जाओ। शिवाजी बोले हम तो नहीं मिलेंगे। उस टाइम पे क्या करते हैं औरंगजेब, शिवाजी को बंदी बना लेते हैं। क्या बात करते हैं, हाँ हाँ जी, शिवाजी को बंदी बना लेते हैं, ठीक है। तो शिवाजी को बंदी कौन बना लेता है? औरंगजेब। चलिए तो कहानी सुन लिए, ये सबको लिख दीजिएगा। फिर छूट जाते हैं, भाग जाते हैं, उसके से मंत्री आते हैं और फिर उसको छुड़ा के ले जाते हैं शिवाजी को। तो औरंगजेब जो था ना, समझ रहे, शिवाजी के नाक दम कर दिए थे। चलिए, और क्योंकि औरंगजेब के पास बहुत ज़्यादा सेना था और शिवाजी के पास कम सेना था। शिवाजी गोरिल्ला वार करते थे छिप के, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सूफीवाद की मुख्य शिक्षाएं क्या है। तो सूफीवाद, जिस तरह से हिंदू धर्म में साधु संत होते हैं उसी तरह से इस्लाम धर्म में साधु संत को सूफी संत कहते हैं, ठीक है, सूफी साधु संत। सूफी साधु संत जब इस तरह से मतलब क्या बोलते हैं, औरंगजेब वगैरह या मुगल काल चल रहा था उस टाइम पे कुछ कुछ साधु संत भी थे। जैसे मैं नाम दे रहा हूँ, आप नाम सुनिएगा, मीराबाई का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, एक है मीरा, एक है राधा, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंतर क्या, एक है प्रेम दीवानी, एक है क्या है यार गाना, मैं भूल जा रहा हूँ, राम तेली गंगा मैली में गाना ठो गया है ना, एक है मीरा एक है राधा, तो जो भी है। तो उस टाइम पे मीराबाई थी, एक एक थे कबीर, बहुत फेमस व्यक्ति, ठीक है। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय हवेरी बहुरी करेगा कब, ठीक है। तो कबीर दास थे, मीराबाई थे, नानू थे, दादू थे, कबीर थे, ठीक है। और भी बहुत सारे थे। तो ये सब सूफी संत थे, ठीक है। अमीर खुसरो थे जिसको तूतिया हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को तूतिया हिंद कहा जाता है, हिंद का तोता अमीर खुसरो, ठीक। तूतिया हिंद कहा जाता है इनको, हिंद का तोता कहा जाता है। तो सूफीवाद प्रेम भक्ति और भावना समानता पर आधारित था। ये जो है लोगों को क्या सिखाते थे? धर्म सिखाते थे। सूफी संत ईश्वर से प्रेम, ठीक है, आत्मशुद्धि पर बल देते थे और वे ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम नहीं, वे एकेश्वरवाद को मानते थे। चाहे हिंदू को मानो चाहे इस्लाम को मानो, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वे धार्मिक कट्टरता का विरोध करते थे, ठीक है। वो बोलते थे कि बेटा जिसको मानना है मानो यार, जीवन में मस्त मौला रहो, ठीक है। सभी धर्मों को सम्मान देते थे और सूफी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, ठीक है। और मुझे भी लगता है कि मिल के रहेंगे तो उसी में भलाई है, ठीक है। लड़ते रहेंगे तो फिर भाई दोनों का नुकसान है ना, इसलिए मैं दोनों धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मंदिर भी जाता हूँ और जुम्मा पढ़ने मस्जिद भी जाता हूँ, ठीक है। चर्च भी जाता हूँ चैपल्स के लिए, प्रेयर के लिए, ठीक है। और मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ, ठीक है, बाय गुरु। चलिए तो सभी धर्मों का सम्मान कीजिए यार मेरी तरह। मज़ा लीजिए सभी का ना, मंदिर जाइए, चर्च जाइए। इस्लाम जब जुम्मा पढ़ने का हो तो टोपी पहन लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है बस। कोई पूछेगा कि आप हिंदू है या मुस्लिम हैं, बोलिएगा हम भारतीय हैं भाई, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, आई एम नॉट एनी स्पेशल रिलीजन, ठीक है। मैं सभी धर्मों का मानने वाला भी हूँ और सभी धर्मों का विरोधी भी हूँ। ये बात को जान लीजिए, मैं बहुत अच्छा वर्ड बोल रहा हूँ।
कि मैं सभी धर्मों का मानने वाला भी हूँ और सभी धर्मों का विरोधी भी हूँ। इस नज़रिए से अगर आपके धर्म में कुछ बुराई है, जैसे हिंदू धर्म में एक बुराई था सती प्रथा, तो सती प्रथा का अंत हुआ, तो इस नज़रिए से मैं हिंदू धर्म का बुराई भी हूँ, ठीक है। हिंदू धर्म का मैं प्रशंसक भी हूँ, ठीक है। बहुत सारे अच्छी बातें भी होती हैं हिंदू धर्म में, जैसे कि भाईचारा, तो उसमें हिंदू धर्म का अच्छाई भी हूँ। मैं इस्लाम धर्म का समर्थक भी हूँ और इस्लाम धर्म का विरोधी भी हूँ। समर्थक इस नज़रिए से कि इस्लाम धर्म में मदिरा पान ये सबको जो है दूर किया गया है, सबको नहीं करने बोला गया है, तो इस नज़रिए से मैं इस्लाम धर्म का क्या बोलते हैं कि मैं समर्थक हूँ। और विरोधक इस नज़रिए से हूँ क्योंकि इस्लाम धर्म में जो है पर्दा प्रथा व्यवस्था है, ठीक है, स्त्री शिक्षा को विरोध किया गया है, तो इस नज़रिए से मैं इस्लाम धर्म का विरोधी भी हूँ, ठीक है। हर एक धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं। आपको अच्छे गुणों को लेना है, बुरे गुणों को नहीं लेना है, बल्कि उसका बहिष्कार करना है, ठीक है। इफ़ यू आर अ गुड एजुकेटेड पर्सन देन यू कैन फॉलो दिस रूल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की चर्चा करें, ठीक है। मध्यकाल का जो इतिहास था वो हम कहाँ से जानेंगे, कौन सा किताब पढ़ेंगे। जब भी आपको स्रोत के बारे में पढ़े, मतलब पूछ रहा है कि भाई, एक आदमी आपको पूछ रहा है किताब कि बताओ भाई हम मध्यकाल का इतिहास कैसे जानेंगे, कौन किताब पढ़ेंगे कि हमें मध्यकाल का इतिहास पता चलेगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि मध्यकाल के भारत का इतिहास जानने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, पहला चीज़ है कि आप किताब पढ़िए, दूसरा चीज़ है कि आप वो सब कुतुब मीनार वगैरह जो बना हुआ है उसको देखिए, उससे भी आपको इतिहास का पता चलेगा, ठीक है। उसमें भी पत्थर सब में लिखा गया है। तो जो किताब पढ़ के आपको जानकारी मिलता है उसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, और जो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, खंडहर हो गया, ठीक, इस सब से जो जानकारी मिलता है उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास लगभग 1200 से 1707 ईस्वी तक के अध्ययन के लिए अनेक प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सभी के बारे में आप जान सकते हैं। इन स्रोतों को मुख्यतः साहित्यिक मतलब किताब पढ़ के अगर आप कोई जानकारी लेते हैं तो उसको साहित्यिक स्रोत बोलेंगे। अगर मंदिर, खंडहर या मस्जिद, किला वगैरह देख के अगर आपको जानकारी मिलती है तो उसको पुरातात्विक स्रोत बोलेंगे कि भाई ये जानकारी आपको कहाँ से मिला, तो वो खंडहर से मिला, तो ये पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ के, किताब पढ़ के, वो भी साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। तो हम लोगों को जितना भी जानकारी मिला है ना अभी तक, वो सब साहित्यिक स्रोत से मिला है। चाहे आपको हो, मतलब आप भी जो जानते हैं, ठीक है, जितना भी इतिहास जान रहे हैं तो किताब पढ़ के जानते हैं, ठीक है, तो आपको साहित्यिक स्रोत से ही मिलता है। कलात्मक स्थापत्य स्रोतों में विभाजित किया गया कि कुछ चित्रकारी वगैरह देख के, ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। पूरा डिटेल में अब आंसर किया गया है, 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें कि यह मोहम्मद गौरी का दास जो आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन का फिर दास बना इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया सुल्तान। पूछा जा रहा है कि इल्तुतमिश अपने समय में क्या क्या बनाया, ठीक है, और कौन कौन से युद्ध जीते, यही सब आपको बताना होगा। जब भी किसी की उपलब्धि पूछेगा, चाहे बोलेगा कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, तो बताना है कि क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। उसके समय में टैक्स कितना था, कौन कौन सा युद्ध जीता, कौन कौन सा युद्ध हारा, कहाँ तक सीमा था। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन की चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय और प्रांतीय शासन कैसी थी, ये बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेरशाह की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना है, शेरशाह सूरी, ठीक है। औरंगजेब के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के बारे में पढ़ लीजिएगा, शिवाजी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता है, ये बताना है, ठीक। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, तो यहाँ पे आ जाता है मुगल काल की कला एवं स्थापत्य कला पे चर्चा करें। और दो टॉपिक पे आप पढ़ लीजिएगा, औरंगजेब और क्या बोलते हैं इनको यार, शिवाजी, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी नोट्स ज्ञान सागर ऐप पे है। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप SKMU दुमका का कोर्स ले लीजिएगा। 60 रुपया में 4 साल तक सब आपको फ्री मिलेगा एक बार खरीदने से। कंप्लीट ग्रेजुएशन ऑल पेपर, मेजर, माइनर, MDC, सेक, बैक, जितना है सब यार फ्री, ठीक है। थैंक यू, बाय दोस्तों, जोहार। थक गया है यार बोलते बोलते, मजाक थोड़ी हो है ना, लगातार 30 मिनट तक बोलना बैठ के हालत ख़राब हो जाता है। धूप तापेंगे, अब धूप सेकने जाएंगे।